सुभाष घई की प्रदेश फिल्म में जब सुभाष घई ने शाहरुख खान को बतौर हीरो कास्ट किया था तो उस वक्त माधुरी दीक्षित को पता था कि घई साहब प्रदेश फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि माधुरी दीक्षित को उस फिल्म का सब्जेक्ट उन्होंने सुनाया हुआ था और माधुरी को बहुत पसंद भी था और वो करना भी चाहती। लेकिन घई साहब कहानी लिखने के बाद किसी नई लड़की को कास्ट करना चाहते थे और वो किसी स्टार चेहरे को नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि जब माधुरी गंगा बनेगी तो उसके चेहरे से एक स्टार की झलक आएगी। और जो प्रदेश फिल्म में सेकंड हीरो की कास्टिंग थी उसमें सलमान खान का नाम आ रहा था। अगर सुभाष घई की ऑफिस के हिसाब से बात करें तो वो प्रोजेक्ट बनता था शाहरुख खान, सलमान खान और माधुरी दीक्षित। लेकिन सुभाष घई को यह कास्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने स्टैंड ले लिया और उनकी ऑफिस स्टाफ से इस मुद्दे पर खूब लड़ाई हुई। घई साहब का कहना था कि नहीं, मुझे स्टार लोग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वही लड़का स्टार फेस चाहिए जिसकी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म चली है, मेरे लिए सिर्फ शाहरुख खान ही का। घई साहब ने जोर देकर कहा लड़की भी नहीं होनी चाहिए और दूसरा लड़का भी नया होना चाहिए। घई साहब कहते हैं कि अगर मैं इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर था इसीलिए मैं ऐसा कर पाया, अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं होता तो दबाव में आकर मुझे माधुरी और सलमान खान को लेना ही पड़ते और प्रदेश फिल्म कुछ और ही बन जाती। दरअसल दोस्तों सही मायनों में अमजद खान की यह पहली फिल्म ही थी और जब सलीम जावेद जोड़ी ने अमजद खान को सिप्पी साहब से मिलवाया तो सिप्पी साहब ने उन्हें गब्बर के किरदार के लिए फाइनल कर लिया। लेकिन जब शूटिंग का शेड्यूल शुरू हुआ तो पहले शेड्यूल में अमजद खान कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। सिप्पी साहब ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, लेकिन अमजद खान से नहीं हो पा रहा था। दोस्तों उसका भी एक वाजिब कारण था। एक तो खान साहब नए नए थे, दूसरा अभी ताजे वो पिता बने थे और तीसरा कारण ये था कि उनके पिता जयंत जी जिनका कैंसर का इलाज चल रहा था। अब आप उनकी मनोदशा का अंदाजा बाखूबी लगा सकते हैं। खैर जब सिप्पी साहब परेशान हो गए तो उन्होंने सलीम जावेद से खान साहब की शिकायत की, क्योंकि वही अमजद खान को उनके पास लाए थे। तो राइटर जोड़ी ने बिना समय गवाए अमजद खान को रिप्लेस करने का सुझाव दे दिया। लेकिन सिप्पी साहब अमजद खान को रिप्लेस नहीं करना चाहते तो उन्होंने सोचा कि अमजद को एक मौका और देकर देखते हैं और इसी बीच ये सारी बातें खान साहब तक भी पहुंच गई। उन्हें राइटर जोड़ी पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो उनके हालात अच्छी तरह से जानते थे। अमजद ने दूसरे शेड्यूल में अपनी पूरी जी जान लगा दी और सिप्पी साहब को तो कुछ कर दिया, लेकिन उस फिल्म के बाद अमजद खान ने फिर कभी भी सलीम जावेद जोड़ी के साथ दोबारा काम नहीं किया। दरअसल दोस्तों हाल ही के अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में हेमा मालिनी और सिप्पी साहब को होस्ट कर रहे थे, जिसमें वो शोले के कुछ किस्से शेयर कर रहे थे और अमित जी धर्मेंद्र जी का किस्सा शेयर करते हुए कह रहे थे कि धर्म जी जब सेट पर शूटिंग करते समय लेट हो जाते थे तो वहीं वो सेट पर सो जाते थे। अमिताभ याद करते हुए कहते हैं कि धर्म जी सेट पर किसी कुटिया में जाकर सो जाते थे और पूछने पर वो कहते थे उन्हें खुले आसमान के नीचे बहुत अच्छा लगता है। अमिताभ आगे कहते हैं कि शोले बनते वक्त हम लोगों में बहुत भाईचारा था, हम सब लोग मिलजुल कर हंसते गिरते रहते थे। और आगे अमित जी ने जो कहा वो सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। अमित जी कहते हैं कि धर्म जी और मैं एक ही गाड़ी में आते जाते भी थे, जबकि अमिताभ की धर्मेंद्र के साथ वो पहली फिल्म थी। अब अगर बात करें शत्रुघ्न सिन्हा की तो उन्होंने अपनी किताब एनीथिंग बट खामोश में लिखा है कि अमित जी सेट पर उन्हें अवॉइड करते थे और अमिताभ की छतरी के नीचे बैठने की किसी को भी इजाजत नहीं। वो दोनों एक ही होटल से एक ही लोकेशन पर जाते थे, लेकिन कभी अमिताभ शत्रु को अपनी गाड़ी में नहीं लेकर गए। जबकि शोले फिल्म धर्मेंद्र के साथ अमिताभ की पहली फिल्म थी और दूसरी तरफ शत्रु और अमिताभ बच्चन में बहुत पुरानी दोस्ती थी। दरअसल दोस्तों मशहूर निर्माता निर्देशक बोनी कपूर की पहली शादी मोनी शूरी से हुई थी और सब कुछ चंगा चल रहा था। 2 बच्चे थे, अर्जुन और अंशुला कपूर। और इसी दौरान बोनी की जिंदगी में श्रीदेवी की एंट्री होती है। दरअसल श्री बोनी की पहली पत्नी मोना शूरी की फ्रेंड थी। इसी वजह से मोनी ने श्री को काफी अरसे तक अपने घर पर रहने भी दिया था। लेकिन उस वक्त श्रीदेवी और बोनी का रोमांच चल रहा था, जिसकी मोनी को रत्ती भर भी भनक नहीं थी। और अगर मोनी की माने और उसी दौर में श्रीदेवी की दोस्ती मिथुन चक्रवर्ती से भी थी, तो मिथुन को श्रीदेवी पर शक होने लगा कि उनका बोनी कपूर के साथ किसी तरह का रिश्ता है। और मिथुन को यकीन दिलाने के लिए कि उन दोनों में ऐसा कुछ नहीं चल रहा तो श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी बांधी थी। यह बात खुद मोना कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई। मोनी को उन पर कभी भी शक नहीं हुआ, क्योंकि वो कहती हैं कि श्री बोनी को अपना भाई बोलती थी। और बोनी ने जब मिस्टर इंडिया फिल्म में श्रीदेवी को कास्ट किया तो उसी दौरान उन दोनों का रोमांच शुरू हुआ। और एक दिन अचानक मोना को पता चला कि श्रीदेवी प्रेग्नेंट है। ये जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें लगा था कि सब कुछ झूठ है, धोखा है। उसके बाद बोनी ने मोना को तलाक देकर 1996 में श्रीदेवी से शादी कर ली, जिसके कुछ महीने बाद ही जानवी का जन्म हुआ था। धर्मेंद्र को अमिताभ बच्चन वाली जंजीर फिल्म छोड़ने का दुख ताउम्र रहा है और ताउम्र रहेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये धर्मेंद्र ने खुद एक बार कहा था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में दुख बयान करते हुए कहा था कि ये फिल्म मैंने जावेद अख्तर से 17,500 में खरीदी थी और मेरे पास पड़ी थी। पहले मैंने प्रकाश मेहरा के साथ समाधि फिल्म की थी और वो इस कहानी को सुनकर इतने एक्साइटेड थे। प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र से बार बार विनती की कि पाजी ये कहानी मुझे दे दीजिए, मैं बनाऊंगा ये फिल्म। धर्मेंद्र ने बिना समय गवाए जंजीर फिल्म की कहानी प्रकाश मेहरा को दे दी। धर्मेंद्र भी उस फिल्म में काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन एक दिक्कत धर्मेंद्र के सामने आ खड़ी और वो थी उनकी कजन सिस्टर की कसम। दरअसल उनके पति थे रंजीत विर्क, जिन्होंने क्रोधी फिल्म भी बनाई थी। वो भी किसी फिल्म के लिए प्रकाश मेहरा के पास गए थे तो उन्होंने विर्क साहब को जवाब दे दिया था। अब बारी विर्क साहब की थी। दरअसल धर्मेंद्र की बहन ने धर्मेंद्र को कसम दे दी कि तुम प्रकाश मेहरा की फिल्म में काम नहीं करोगे, अगर तुमने ये फिल्म की तो मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। धर्मेंद्र के सामने धर्म संकट था, वो इस फिल्म में काम कैसे करे। धर्मेंद्र कहते हैं कि मैं इमोशनल बंधन में बंध गया और मेरे घर वाले
वाले भी कहने लगे मत करो। धर्मेंद्र कहते हैं कि नहीं तो वो मेरी फिल्म थी, मैं बहुत दुखी हुआ वो पिक्चर छोड़कर, लेकिन वो पिक्चर मुझे छोड़नी पड़ी। दिलीप साहब और सायरा बानो की एक औलाद होने वाली थी, लेकिन सायरा की ब्लड प्रेशर की बीमारी की वजह से उनका मिस कैरेज हो गया। तो सायरा को दिलीप साहब ने संभाल तो लिया, लेकिन उनके दिल में एक बच्चे की तमन्ना ने उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए विवश कर दिया। वो साल था 1980, जब दिलीप साहब की मुलाकात अपनी बहन सईदा की एक पाकिस्तानी दोस्त लड़की अस्मा रहमान से हुई और मुलाकातें आगे बढ़ी। 1982 में दिलीप साहब ने अस्मा रहमान से बड़े ही गुप्त तरीके से दूसरी शादी कर ली। सायरा को शादी की बिल्कुल भनक भी नहीं थी। अब आग लगी तो धुआं तो उतना मुनासिब। दरअसल कुछ पत्रकारों को इस शादी की भनक लग गई और उन्होंने मैरिज का सर्टिफिकेट अखबार में छाप दिया। तब जाके सायरा को यह सब कुछ पता चला। दिलीप साहब ने यह किस्सा अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था। जब सायरा की मानो ने सायरा को समझाया कि साहब से रिश्ता तोड़ने की मत सोचना, तुम दिलीप साहब के साथ ही रहना। सायरा ने अपनी मां की बात मानी थी और उस वक्त अपने पति दिलीप साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन दिलीप साहब ने उनके बदले में सायरा को एक लेटर में लिखकर दिया कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। यह एक ऐसा लेटर था जिस पर सायरा और दिलीप साहब के तो दस्तखत थे ही, साथ साथ बतौर गवाह उनकी जान पहचान वालों के भी दस्तखत थे, ताकि दिलीप साहब कहीं बाद में मुकर ना जाएं। 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर में जन्मे जितेंद्र का जन्म एक बिजनेसमैन फैमिली में हुआ था और उनका असली नाम रवि कपूर था। जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर जब 14 वर्ष की थी तभी इन दोनों का रोमांस शुरू हो गया था। उस वक्त तक जितेंद्र फिल्मों में नहीं आए थे और शोभा उस वक्त ब्रिटिश एयरवेज में काम करती थी और इसी वजह से उन्हें कई दिनों विदेश में रहना पड़ता था और चाहकर भी उनकी मुलाकात जीतू से नहीं हो पाती थी। और फिर एक समय आया जब साल 1973 में उन दोनों की शादी भी फिक्स हो गई थी, लेकिन जितेंद्र के पिताजी की तबीयत बिगड़ने वजह से शादी नहीं हो पाई। और इसी दौरान फिल्म दुल्हन के सेट पर जितेंद्र और हेमा मालिनी में नजदीकियां बढ़ गई और जितेंद्र हेमा मालिनी पर लट्टू हो गए, उनके प्यार में पड़ गए। और अगर मीडिया की माने तो जब शोभा को जितेंद्र के अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने ही धर्मेंद्र को इसकी इत्तला दी थी, जिसकी वजह से समय रहते धर्मेंद्र ने मौका संभाल लिया और हेमा और जितेंद्र की सगाई करवा दी। और उसके बाद 18 अक्टूबर 1974 को शोभा और जितेंद्र की शादी भी हो गई। शोभा को उसका जीतू और हेमा को उसका धर्म मिल गया और आज दोनों परिवार सहित खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं। परिंदा मूवी को निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने बनाने की सोची थी तो सबसे पहले उनके जहन में अनिल कपूर का नाम ही आया था। खैर उन्होंने अनिल कपूर के छोटे भाई करण के किरदार के लिए कास्ट कर लिया और बारी थी अनिल कपूर के बड़े भाई को कास्ट करने की, तो उनके जहन में 2 नाम थे और वो नाम थे नजीरुद्दीन शाह और नाना पाटेकर के, और यही दोनों कलाकार ही चोपड़ा साहब की पहली पसंद थे। लेकिन अनिल कपूर को लगा कि इन दोनों एक्टरों में से मेरे बड़े भाई के किरदार के लिए कोई भी फिट नहीं बैठेगा। तो अनिल ने जब ये बात चोपड़ा साहब को बताई तो उन्होंने इसका हल पूछा तो अनिल ने जैकी श्रॉफ का नाम आगे कर दिया। दरअसल उस दौर में जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की जोड़ी को अंदर बाहर, कर्मा और युद्ध जैसी कई फिल्मों में काफी पसंद किया जा रहा था, लेकिन दिक्कत यह हुई कि पहले तो जैकी श्रॉफ ने परिंदा फिल्म में काम करने से मना कर दिया क्योंकि वो बार बार बड़े भाई का किरदार नहीं निभाना चाहते थे। लेकिन जब विधु विनोद चोपड़ा ने जैकी श्रॉफ को समझाया तो उन्होंने अनिल कपूर के बड़े भाई का किरदार निभाने के लिए राजी हो गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पिक्चर हिट हो गई और जैकी श्रॉफ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। उस वक्त अनिल कपूर का चेहरा देखने लायक था क्योंकि उन्होंने ही जैकी श्रॉफ का नाम सुझाया था और बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्हें मिलने की बजाय जैकी श्रॉफ को मिल गया।